हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रीष्मा त्यागी पैशन शिक्षण। दिस इज ग्रीष्मा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं NIOS की समरी और इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं कोर्स 502 की यूनिट 7। इससे पहले हम कोर्स 501 को कम्प्लीटली डिस्कस कर चुके हैं और 502 के भी हम 6 यूनिट तक कम्प्लीटली डिस्कस कर चुके हैं। उन सभी वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या एक बार आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो आज डिस्कस करते हैं यूनिट 7 और ये वीडियो आपके सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है जहाँ पर भी पेडागोजी का पोर्शन पूछा जाता है। तो यूनिट 7 किस बारे में है? बहुकक्षा और बहुस्तरीय स्थितियों का प्रबंधन। तो इसमें हम देखने वाले हैं जो मल्टीग्रेड सिचुएशंस होती हैं टीचर्स के लिए या मल्टीग्रेड टीचिंग होती है, उन सभी चीज़ों के बारे में हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं और इसमें हम डिस्कस करेंगे सिर्फ मेन पॉइंट ही। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट है इसमें इस इकाई में हम बहुकक्षा की स्थिति की विभिन्न समस्याओं को पहचानेंगे जहां पर एक शिक्षक को एक ही समय में दो से अधिक कक्ष के बच्चों को शिक्षित करना होता है और प्राथमिक विद्यालय स्तर पर बहुकक्षा स्थिति आज भी विश्व के लगभग सभी देशों में विद्यमान है। विकासशील देशों में अधिकांश प्राथमिक विद्यालयों में विशेषकर कक्षा 5 तक बहुकक्षा परिस्थितियां हैं जहां पर एक या दो शिक्षक होते हैं। विश्व भर में भारत में बहुकक्षा प्राथमिक विद्यालयों की संख्या सबसे अधिक है और 7वें अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण के अकॉर्डिंग 80% से अधिक प्राथमिक विद्यालयों में 4 या 4 से कम शिक्षक या 5 कक्षाओं के प्रबंधन हेतु हैं। तो इसमें यही बताया गया है कि हम इस यूनिट में बहुकक्षा के बारे में पढ़ेंगे, उनकी समस्याओं को पहचानेंगे जहाँ पर एक ही टीचर को 2 या 2 से अधिक कक्षाओं को शिक्षित करना होता है। प्राथमिक विद्यालय में ये वाली सिचुएशन की एक टीचर को कई सारी क्लास को मैनेज करना होता है, उन्हें शिक्षित करना होता है, ये आज भी प्रचलित है और इसमें 80% से अधिक प्राथमिक विद्यालय में 4 या 4 से कम शिक्षक के प्रबंधन होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है बहुकक्षा स्थिति। तो बहुकक्षा स्थिति होती क्या है वो देख लेते हैं। आपसे कई लोग बहुकक्षा स्थितियों MGS और तथा बहुकक्षा शिक्षण MGT, ठीक है, से भली भांति परिचित नहीं होंगे, फिर भी आज हम इन शब्दों से संबंधित क्रियाओं से परिचित हो सकते हैं। GS क्या होता है? मल्टीग्रेड सिचुएशन और MGT क्या होता है? मल्टीग्रेड टीचिंग, ठीक है, कि जो सिचुएशंस आती हैं अलग अलग क्लास में बहुकक्षाओं के लिए, ठीक है, यानी कि बहुत सारी कक्षाओं के लिए अलग अलग सिचुएशन जो आती है। और मल्टीग्रेड टीचिंग का मतलब क्या होता है कि अलग अलग टीचिंग एड्स का यूज़ करके जो टीचिंग करवाई जाती है। कुछ प्राथमिक विद्यालयों में एक अध्यापक एक बार में 2 या 3 कक्षाओं को साथ में एक ही कमरे में शिक्षित कर रहा होता है। यह स्थिति बहुकक्षा स्थिति कहलाती है। जो एक ही टीचर, ठीक है, एक ही टीचर 2 या 2 से अधिक कक्षाओं को मैनेज करता है, उन्हें पढ़ाता है, वो क्या कहलाती है? हमारी बहुकक्षा स्थिति कहलाती है, मल्टीग्रेड सिचुएशन कहलाती है, ठीक है। और नेक्स्ट है इसमें ऐसी बहुकक्षा स्थिति में एक अध्यापक अपने शिक्षण हेतु जिस प्रविधि का प्रयोग करता है उसे क्या कहा जाता है? उसे बहुकक्षा शिक्षण कहा जाता है, ठीक है। उन्हें पढ़ाने के लिए जो वो प्रविधियाँ यूज़ करता है उसे क्या कहा जाता है? बहुकक्षा शिक्षण कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें नामांकन आधारित शिक्षक चयन की नीति। तो देश के लगभग सभी राज्यों में शिक्षक चयन का आधार विद्यार्थी शिक्षक का अनुपात है। तो टीचर के लिए चयनित करने के लिए क्या आधार रखा गया है? विद्यार्थी और शिक्षक का अनुपात। तो लगभग कितना है? 40 है, अर्थात 40 विद्यार्थियों हेतु एक शिक्षक, न कि विद्यालय में कक्षाओं की संख्या तथा अनुभागों की संख्या के आधार पर। इसके अलावा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अनुसार एक विद्यालय में कम से कम 2 शिक्षकों का प्रावधान है, चाहे नामांकित बच्चों की संख्या कम हो। वैसे तो शिक्षक के चयन के लिए विद्यार्थी शिक्षक का अनुपात मायने रखता है, जो कि कितना है? 40 है। लेकिन ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो आया था उसके अकॉर्डिंग क्या है कि एक विद्यालय में कम से कम 2 शिक्षक होने चाहिए। यदि एक विद्यालय में 80 या उससे कम बच्चे नामांकित हो तो वहाँ पर उपरोक्त कथन के अनुसार कम से कम 2 शिक्षक होने चाहिए, जबकि एक विद्यालय में यदि 120 बच्चे नामांकित हों तो वहाँ पर 3 शिक्षक होने चाहिए, ठीक है। कि अगर 40 बच्चे हैं तो 1 शिक्षक होना चाहिए, ठीक है।
80 बच्चे हैं तो 2 शिक्षक होने चाहिए और 120 बच्चे हैं तो 3 शिक्षक वहाँ पर होने चाहिए। फिर भी दोनों विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या कक्षाओं की संख्या से कम है। परिणाम स्वरूप इन विद्यालयों में एक शिक्षक को एक बार में एक से अधिक कक्षाओं को एक साथ व्यवस्थित करना पड़ता है, क्योंकि टीचर्स की संख्या कम होती है तो और बच्चों की संख्या ज़्यादा होती है, तो एक टीचर को क्या करना पड़ता है, एक से अधिक कक्षाओं को व्यवस्थित करना पड़ता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में छात्र अध्यापक अनुपात 30 तक कम कर दिया गया था और प्राथमिक कक्षाओं में तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं में 35 रखा गया था। जो RTE एक्ट आया था 2009 का, उसमें क्या किया गया था, छात्र शिक्षक अनुपात को 30 कर दिया गया था और उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए कर दिया गया था 35। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसमें ये इस पिक्चर में दिखाया भी गया है कि कक्षा 1 से लेकर 5 तक के बच्चों के लिए कितने टीचर होने चाहिए, कितने बच्चों पर। तो नामांकित बच्चे अगर 60 तक हैं तो वहाँ टीचर की संख्या कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। अगर 61 से 90 है यानी कि टोटल 90 स्टूडेंट हैं तो 3 टीचर होने चाहिए। RTE एक्ट के अकॉर्डिंग है ये। ठीक है, और 120 तक है तो 4 शिक्षक होने चाहिए। 121 से 200 तक है तो 5 शिक्षक यहाँ पर होने चाहिए। ठीक है, तो 50 बच्चों से अधिक है तो क्या होना चाहिए, 5 + 1 यानी कि 1 उसमें प्रिंसिपल होना चाहिए। ठीक है, और 5 क्या होने चाहिए, टीचर होने चाहिए। और 200 से ऊपर बच्चे हैं तो छात्र अध्यापक अनुपात 40 से अधिक नहीं होना चाहिए, प्रधानाध्यापक को छोड़कर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसमें उच्च कक्षाओं के लिए क्या बताया गया था, 6 to 8 के तक के लिए प्रत्येक कक्षा हेतु कम से कम 1 शिक्षक, ताकि निम्नलिखित विषयों में प्रत्येक के लिए 1 शिक्षक उपलब्ध हो। ठीक, तो कक्षा 6 से लेकर 8 तक क्या बताया गया था कि कम से कम 1 टीचर ऐसा होना चाहिए जो विज्ञान या गणित का होना चाहिए, सामाजिक अध्ययन का होना चाहिए और भाषा का होना चाहिए। ठीक है, उन्हें ये चीज़ आनी चाहिए पढ़ानी। नेक्स्ट है, प्रत्येक 35 बच्चों के लिए 1 शिक्षक होना चाहिए। ठीक है, RTI में हमने अभी पढ़ा है कि प्राइमरी लेवल पर कितने होने चाहिए, 30 बच्चों पर 1 टीचर, और उच्च प्राथमिक के लिए 35 बच्चों पर 1 टीचर होना चाहिए। जहाँ बच्चों का प्रवेश 100 से अधिक हो वहाँ पर क्या होना चाहिए, पूरे समय के लिए 1 मुख्य शिक्षक होना चाहिए। और निम्न के लिए अंशकालीन निर्देशन क्या दिए गए हैं, कला शिक्षा का हो या स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का या कार्य शिक्षा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है विद्यालय में आवश्यक कक्षों की कमी। तो कई विद्यालय ऐसे हैं जिनमें आवश्यक कक्ष की संख्या में कमी होती है। यहाँ तक कि कुछ विद्यालय ऐसे भी हैं जिनमें 1 या 2 से अधिक कक्षा के विद्यार्थियों के एक ही कक्षा में बैठने के लिए मजबूर किया जाता है। कि जिन विद्यालयों में बैठने की कमी होती है तो उसमें क्या कर देते हैं, 2 क्लास को एक साथ बिठा देते हैं। ठीक, जिन विद्यालयों में कक्ष की या क्लासरूम की कमी होती है वहाँ पे क्या किया जाता है कि 1 या 2 क्लासेस को एक साथ बिठा दिया जाता है। जैसे 3rd क्लास को और 4th क्लास को एक साथ बिठा देंगे, भले ही टीचर की संख्या वहाँ पे पूरी है लेकिन क्लासरूम की कमी है, इसलिए 2 क्लासेस को एक साथ टीचर को मैनेज करना में प्रॉब्लम होती है और उन्हें असुविधा होती है इस चीज़ को करने में। लेकिन सिचुएशन ये बन जाती है कि उन्हें दोनों कक्षाओं को एक साथ करके ही शिक्षण कराना होता है दोनों टीचर्स को। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है दूर दराज के विद्यालयों में शिक्षकों की काम करने की अनिच्छा। हमारे देश में अधिकतर राज्यों में कई विद्यालय ग्रामीण, दूर दराज और आदिवासी जनजातीय क्षेत्रों में विद्यमान हैं। इन विद्यालयों में नियुक्त अधिकांश शिक्षक वहाँ पर कार्य नहीं करना चाहते। कारण हो सकते हैं उपयुक्त संचार तंत्र न होना, अध्यापकों की आवासीय व्यवस्था हेतु इच्छा न आदि। यह देखा जाता है कि एक पूरे वर्ष में जितने शिक्षकों की नियुक्ति इन विद्यालयों में की जाती है उनमें से 50% से कम शिक्षक वास्तव में वहाँ कार्यरत पाए जाते हैं। परिणाम स्वरूप बहुकक्षा स्थिति या बहुकक्षा शिक्षण स्पष्ट रूप से इन विद्यालयों में आवश्यक हो जाता है। जो दूर दराज के एरिया होते हैं वहाँ पर टीचर भी ज़्यादा जाना नहीं चाहते, या आदिवासी या ग्रामीण एरिया में वहाँ पर भी टीचर काम करना नहीं चाहते। वहाँ पर काम ना करने का कोई भी रीज़न हो सकता है, या तो संचार तंत्र का ना होना, या वहाँ पर जो अध्यापकों के रहने के लिए आवासीय स्थान है उसकी अच्छी व्यवस्था का ना होना भी हो सकता है। ये भी देखा गया है कि अगर 50% शिक्षकों की नियुक्ति ऐसे एरियो में की गई है तो वहाँ पर बहुत ही कम शिक्षक नियुक्त होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है शिक्षकों की अनुपस्थिति। शिक्षकों के व्यक्तिगत स्वास्थ्य के आधार पर लंबे अवकाश में रहना, विद्यालय के बाहर शिक्षण के अतिरिक्त अन्य कार्यों में लगे रहना के कारण विद्यालय में बहुकक्षा की स्थिति तथा
बहुकक्षा शिक्षण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि अगर कोई टीचर अनुपस्थित है, उसने छुट्टी पर है, वो लीव पर है, तो उसकी जगह कोई और टीचर क्या करेंगे, बहुकक्षा स्थिति बन जाती है सिचुएशन में, और टीचर्स को क्या करना पड़ता है, बहुकक्षा शिक्षण भी सिचुएशन में करना पड़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है विद्यालयों में विशेष हस्तक्षेपी कार्यक्रमों का संचालन। तो इसमें क्या बताया गया वो देखते हैं कि वर्तमान में बहुत से हस्तक्षेपी कार्यक्रम, जैसे कभी विद्यालय में नामांकित न हुए तथा बीच में विद्यालय छोड़ने वाले बच्चे के लिए ब्रिज कोर्स, बालिकाओं के लिए विशेष शिक्षा केंद्र तथा दूसरे स्थानों से आए बच्चों के लिए शिक्षा केंद्र कई प्रारंभिक विद्यालयों के साथ साथ चलाए जा रहे हैं। इसके लिए इन विद्यालयों में कभी आयु वर्ग तथा योग्यता वाले 20 से 40 बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था की जाती है। इन विभिन्न प्रकार के बच्चों के साथ काम करने में शिक्षकों को बहुकक्षा की स्थिति का सामना करना पड़ता है कि जो विशेष विद्यालयों में हस्तक्षेपी कार्यक्रम का संचालन किया जाता है कि अगर कोई बच्चा ड्रॉप आउट हो गया है, उसने बीच में स्कूल छोड़ दिया है, वो फिर से पढ़ना चाहता है, तो उसके लिए ब्रिज कोर्स है, या बालिकाओं के लिए कोई अलग शिक्षा कोई केंद्र है, तो स्कूल से अगर कुछ ऐसे प्रोग्राम चलाए जाते हैं तो उसमें भी बहुकक्षा स्थिति का सामना करना पड़ता है, और 20-40 बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था इस तरह के कार्यक्रमों में की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षकों की नियुक्ति में विलंब। कभी कभी विद्यालयों में रिक्त स्थानों पर शिक्षकों की नियुक्ति पोस्टिंग में देरी के कारण 1 या 2 शिक्षकों को सभी कक्षाओं में संचालित करने के लिए मजबूर किया जाता है। तो बहुकक्षा शिक्षण की ज़रूरत जब भी पड़ती है कि अगर उस स्कूल में प्रॉपर टीचर की अवेलेबिलिटी नहीं है और वहाँ पर किसी शिक्षक की नियुक्ति होने वाली थी और उसमें जैसे विलम्ब हो गया है, जैसे वैकेंसी निकली थी 2021 में और उसकी जो पोस्टिंग हुई है वो हुई है 2023 में, तो इस तरह से जहाँ पर शिक्षकों की कमी होगी उस सिचुएशन में भी बहुकक्षा शिक्षण करना पड़ जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम बहुशिक्षण स्थिति की समस्याएं और मुद्दे। तो क्या प्रॉब्लम्स हैं बहुशिक्षण स्थिति की? बहुकक्षा शिक्षण अध्यापकों के कार्य के बोझ को बढ़ा देते हैं। इसमें कार्यरत कक्षा शिक्षण के अलावा एक शिक्षक को प्रतिदिन पाठ नोट बनाना, शिक्षण अधिगम सामग्री बनाना तथा एकत्रित करना, विद्यार्थियों के गृह कार्य की जांच आदि कई कक्षाओं के लिए संपन्न करने होते हैं। इन कार्यों को करते हुए उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है कि जब बहुशिक्षण स्थिति आती है तो उसमें टीचर्स के लिए एक तो काम ज़्यादा बढ़ जाता है, ज़्यादा बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, 2 या 3 क्लासेस को मैनेज करना होता है, तो इससे टीचर का बर्डन बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसमें शिक्षक के लिए उन सब भिन्नताओं को ध्यान में रखकर योजना बनाना कठिन हो जाता है कि मतलब टीचर बच्चों को कैसे पढ़ाए अलग अलग क्लास के, तो उन्हें ध्यान में रखते हुए कोई भी योजना प्लानिंग बनाना क्या हो जाता है, उसमें प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत ध्यान देना तथा अधिगम हेतु अभिप्रेरित संभव नहीं हो पाता है कि एक बच्चे पर ध्यान देना वो संभव नहीं हो पाता है। एक ही कमरे में शिक्षण अधिगम क्रियाओं को संचालित करना भी बहुत ही असुविधाजनक हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रदत्त विषय वस्तु को पूरा करना बहुकक्षा की स्थिति में कठिन हो जाता है और प्रत्येक कक्षा में पढ़ाने हेतु बहुत कम समय दे पाता है। ठीक है, टाइम भी कम दे पाता है, बर्डन भी बढ़ जाता है टीचर का, प्रत्येक बच्चे पे ध्यान भी नहीं दे पाता है व्यक्तिगत रूप से, और अच्छी शिक्षण विधियों का यूज़ करके भी बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं और टीचर को कार्य भी इस चीज़ में बढ़ जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें बहुकक्षा शिक्षण के प्रबंधन हेतु प्रविधियाँ। तो क्या ट्रिक और टेक्निक्स का यूज़ करके टीचर्स में पढ़ाते हैं? हमें इस बात पर बल देने की आवश्यकता है कि कैसे प्रत्येक विद्यार्थी प्रभावी ढंग से सीख सकता है कि अगर बहुकक्षा शिक्षण की स्थिति बनती है तो उसमें टीचर को क्या ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों को प्रभावी ढंग से पढ़ाना चाहिए। ठीक है, और कैसे पढ़ाना चाहिए उसके लिए 4 मेन पॉइंट बताए गए हैं, जैसे कि कक्षा का अच्छे से संगठन करना चाहिए, विद्यार्थियों के समूह बनाने चाहिए, अधिगम सामग्री का प्रावधान होना चाहिए और अधिगम स्थिति की योजना भी बनानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। जैसा कि इस पिक्चर में भी दिखाया गया है, कक्ष में विभिन्न क्रियाओं या कार्य हेतु स्थान की व्यवस्था। यहाँ पर श्यामपट्ट होना चाहिए, यहाँ अभिभावक का क्षेत्र होना चाहिए रूम में, इधर शिक्षक का कोना होना चाहिए, इधर प्रदर्शन पट होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर श्यामपट्ट, यहाँ शिक्षक की इमेज
और यहाँ पर दर्शन पट और यहाँ अधिगम क्षेत्र का कोना। ठीक है, इस तरह से इसमें दिखाया गया है। अब देखते हैं हम इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या है। इसमें एक पिक्चर और दिखाई गई है कि अगर कक्षा 1, 2 और 3 को साथ बिठा दिया गया है तो टीचर को ऐसे बीच में बैठना चाहिए, इधर ब्लैक बोर्ड होना चाहिए और ये क्लास 1, क्लास 2 और ये क्लास 3 होनी चाहिए। ठीक है, उन्हें बिठाने का अरेंजमेंट इस तरह से करना चाहिए। नेक्स्ट सिचुएशन दिखाई गई है कि यहाँ पर टीचर होने चाहिए, यहाँ पर क्लास 1 है और यहाँ पर क्लास 2 है। ठीक है, ये बैठने का तरीका इसमें दिखाया गया है। ऐसी नेक्स्ट ये पिक्चर है, इसमें भी यही बताया गया है। ठीक है, ये क्लास 2 है, ये 3 है, ये 1 है और यहाँ पर टीचर होना चाहिए और इधर ब्लैक बोर्ड और इधर भी ब्लैक बोर्ड। इस तरह से इसमें बैठने के तरीके बताए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट आता है विद्यार्थियों के समूह बनाना। तो विद्यार्थी के समूह कैसे बनाने चाहिए कि उपयुक्त बैठने की व्यवस्था के समान ही बहु शिक्षा शिक्षण के प्रबंधन हेतु विद्यार्थी के समूह बनाना एक प्रभावी प्रविधि है। विद्यार्थी जब समूह में कार्य करते हैं तो बेहतर सीखते हैं तथा बेहतर प्रगति करते हैं। सीखने के अतिरिक्त सामूहिक अधिगम सामाजिक कौशलों के विकास में सहायक होता है, जैसे दूसरों के साथ सहयोग से कार्य करना, सामूहिक निर्णय लेना, दूसरों के विचारों को स्वीकार करना तथा बांटना, नेतृत्व की भूमिका समझना तथा स्वीकार करना आदि। समूह में काम करते हुए साथी अधिगम पीयर लर्निंग में भी सुदृढ़ता आती है। इसके आधार पर बहुकक्षा शिक्षण को यदि समूह में संचालित किया जाए तो उससे अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है। तो टीचर को क्या करना चाहिए, बच्चों के समूह बना देने चाहिए जिससे कि वो प्रभावी ढंग से सीख सकें, एक दूसरे की हेल्प भी कर सकें और उनमें सामाजिक कौशलों का विकास भी हो सके। ठीक है, और बच्चों को एक दूसरे के साथ सहयोग करके भी काम करना, निर्णय लेना, विचारों को स्वीकार करना एक दूसरे के और नेतृत्व शक्ति का विकास इस तरह से हो जाता है। ठीक है, तो टीचर को बच्चों के समूह बना देना चाहिए, बच्चों को पीयर लर्निंग में भी सिखाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है कक्षा आधारित समूहन। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि बहुकक्षा स्थिति में इस तरह के समूहन की क्रिया में समूह में बनाने का आधार क्या है, कक्षा होती है। शिक्षा स्थिति में समूहन की यह सामान्यतः शैली है। इस प्रकार की समूहन इस कल्पना पर आधारित है कि एक उम्र के बच्चे लगभग एक ही गति से प्रगति करते हैं। तो इसमें क्या करना चाहिए कि बच्चों के एक जैसे बच्चों के समूह ही बना देने चाहिए, जो बच्चे एक जैसे हों। तो कक्षा आधारित समूहन क्या होता है कि बहुकक्षा की स्थिति में इस प्रकार के समूह बना देने चाहिए कि जो बच्चे सेम एज ग्रुप के हैं तो वो एक ही गति से सीखते हैं। ठीक है, तो उस तरह के बच्चे कोई समूह बना देने चाहिए कि जो सेम तरीके से सीखते हैं, या तो जो एवरेज स्टूडेंट हैं उनका अलग समूह बना दें, जो थोड़े स्लो लर्नर हैं उनका थोड़ा अलग ग्रुप बना दें। इस तरह से जो बच्चे जिस तरह के हैं उनके वैसे ही समूह बना देने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है, ये बताया गया है कि शिक्षक है यहाँ पर, ये कक्षा 1 है, कक्षा 2 और 3 और 4 और 5। ठीक है, इस तरह से इन्हें मैनेज किया जा सकता है। ऐसे ही नेक्स्ट पिक्चर दिखाई गई है। अब देखते हैं हम इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें योग्य आधारित समूहन। तो योग्यता आधारित समूहन का क्या मतलब है, जो बच्चे सेम योग्यता रखते हैं उनके ग्रुप अलग बनाने चाहिए, जो अलग तरह की योग्यता रखते हैं उनके ग्रुप अलग बनाने चाहिए। कि अगर कोई बच्चा एवरेज है तो वो एवरेज ग्रुप में डालना चाहिए, कोई बच्चा मंद गति से सीखता है तो उसे उस ग्रुप में डालना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों की योग्यताओं के आधार पर ग्रुप बना देने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें समान योग्यता। अगर बच्चे समान योग्यता के हैं तो समान समूह जिसमें समान स्तर की योग्यता वाले उच्च योग्यता समूह, औसत योग्यता समूह तथा निम्न योग्यता समूह विद्यार्थियों कि जो बच्चे जिस योग्यता के हैं उसमें उन्हें उसी कैटेगरी में रखना चाहिए। जो उच्च योग्यता के हैं उन्हें उच्च योग्यता वाली कैटेगरी में रखना चाहिए, जो औसत है उन्हें औसत की कैटेगरी में, और जो निम्न है उन्हें निम्न योग्यता की कैटेगरी में ही रखना चाहिए। नेक्स्ट है मिश्रित योग्यता। तो विषमांग समूह जिसमें भिन्न योग्यता स्तर के विद्यार्थी आते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है कि अगर कोई स्लो लर्नर है तो उसे किसके साथ रख दिया जाता है, हाई एबिलिटी कैटेगरी में रख दिया जाता है। ठीक है, यानी कि जो बच्चे जल्दी तेज़ी से सीखते हैं उन बच्चों को स्लो लर्नर के साथ रख दिया जाता है, जो कि स्लो लर्नर भी अच्छी गति से सीखने वाले बच्चों के साथ में अच्छे से सीखने लग जाएं। ठीक है, इस तरह से मिश्रित समूह भी बनाए जाते हैं। जैसे एवरेज स्टूडेंट को
निम्न योग्यता वाले है कि साथ में रख दिया गया है, या उच्च योग्यता वाले को औसत योग्यता वाले छात्रों के साथ रख दिया गया है। इस तरह के ग्रुप बनाने चाहिए। नेक्स्ट है समान योग्यता समूह। समान योग्यता समूह अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो जिस कैटेगरी के हैं उन्हें उसी कैटेगरी में रखना चाहिए। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। समान योग्यता समूह के महत्वपूर्ण लाभ क्या हैं कि विद्यार्थी अपनी गति के अनुसार अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि वे समान योग्यता स्तर के होते हैं। कि अगर सभी एवरेज स्टूडेंट को एक ही ग्रुप में रख दिया गया है तो उनके लिए ईजी हो जाता है एक साथ सीखना, ठीक है, और टीचर को भी इसके लिए प्रॉब्लम नहीं आती है, और वो सेम ही त्रिकोण टेक्निक का यूज़ करके सभी बच्चों को भी सिखा सकते हैं। नेक्स्ट है, यह गणित तथा भाषा जैसे विषयों में सामूहिक क्रियाकलापों के लिए प्रभावशाली है। तो जो समान योग्यता वाले समूह हैं वो किस लिए यूज़ किए जाते हैं? मेनली मैथ्स के लिए यूज़ किए जाते हैं वो, या लैंग्वेज के लिए यूज़ किए जाते हैं, या किसी ग्रुप एक्टिविटी के लिए यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट है, समूह में विद्यार्थी एक दूसरे को अधिक सहयोग प्रदान करते हैं तथा अपनी समान प्रगति से अवगत रहते हैं। कि इसमें बच्चे एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं और उन्हें एक दूसरे का भी उन्हें आपस में पता होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, यह मंद विद्यार्थियों हेतु उपचारात्मक पाठ आयोजित करने तथा तीव्र विद्यार्थियों के पाठों को सुदृढ़ करने के लिए भी उपयुक्त होता है। अब देखते हैं इससे होने वाली सबसे बड़ी हानि। तो हानि क्या होती है इससे कि इस प्रकार के समूहन में सीखने की क्रिया के बाद भी समूहों के बीच योग्यता के अंतर में कोई कमी नहीं होती है। परिणाम स्वरूप उच्च उपलब्धि विद्यार्थी उच्च उपलब्धि वाले ही बने रहते हैं तथा निम्न उपलब्धि वाले निम्न। तो जो समान योग्यता वाला शिक्षण है इसमें एक सबसे बड़ी हानि यह है कि जो बच्चा जिस कैटेगरी का होता है वो उसी कैटेगरी में रह जाता है, इसलिए ये इसकी हानि है। नेक्स्ट है मिश्रित योग्यता समूह। तो मिश्रित योग्यता समूह क्या है? अभी हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि मिश्रित योग्यता समूह का लाभ यह है। तो मिश्रित योग्यता समूह क्या है कि जो अलग अलग दो कैटेगरी के बच्चों को एक ग्रुप में डाल दिया जाए, ठीक है। तो इसके लाभ क्या होते हैं, लाभ देखते हैं इसके। मिश्रित योग्यता समूहन का लाभ यह है कि विभिन्न योग्यता स्तर के विद्यार्थी एक दूसरे से चर्चा करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं तथा निम्न उपलब्धि के विद्यार्थियों को सहायता प्रदान करते हैं, ठीक है। तो इसमें दो कैटेगरी वाले बच्चों का एक ग्रुप बनाया दिया जाता है, जैसे कि जो उच्च उपलब्धि वाले बच्चे हैं और जो निम्न उपलब्धि वाले बच्चे हैं, जो वो एक ही ग्रुप में आ गए हैं। तो जो उच्च उपलब्धि वाला बच्चा है वो निम्न उपलब्धि वाले बच्चे की क्या करता है, हेल्प करता है। तो इससे क्या होता है, उसका डेवलपमेंट यहाँ से हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है बहुकक्षा स्थिति के प्रभावी प्रबंधन। ये तो मिश्रित योग्यता समूहन को समान योग्यता समूहन की तुलना में बेहतर समझा जाता है। तो जो बहुकक्षा की स्थिति होती है उसमें मिश्रित योग्यता समूहन को बेस्ट समझा जाता है, क्योंकि इसमें समूह छोटा होना चाहिए। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या हैं मिश्रित योग्यता वाले समूह के, कि समूह छोटा होना चाहिए, 4-5 बच्चों का होना चाहिए। छोटे समूह में अंतःक्रिया बड़े समूह की तुलना से अधिक की जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है, जब कभी आवश्यकता हो तो विभिन्न प्रकार के समूह बनाए जा सकते हैं। विद्यार्थियों को उनकी रुचि और आवश्यकता एक समूह से दूसरे समूह में जाने की अनुमति होनी चाहिए। विद्यार्थियों को मन विद्यार्थियों के नाम से भी कभी लेबल नहीं करना चाहिए। सामूहिक तथा व्यक्तिगत अधिगम क्रियाएं जीवंत प्रेरक तथा भिन्न होनी चाहिए। पिछड़े विद्यार्थी हेतु अधिगम वातावरण का निर्माण किया जाना चाहिए। शिक्षक को स्वयं क्रियाकलापों में संलग्न न होकर विद्यार्थियों की गतिविधियों का अवलोकन करना चाहिए और समूह के सभी विद्यार्थियों की सहभागिता को ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है। तो मिश्रित समूह कैसे होने चाहिए, इसकी विशेषता क्या है कि छोटा समूह होना चाहिए, जिससे कि 4-5 बच्चे होने चाहिए, जिसमें बच्चे अपनी योग्यता रुचि के अनुसार सीखते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं इसमें। और टीचर को उनका क्या करना चाहिए, ऑब्जर्वेशन करना चाहिए। और जो बच्चे वे एक दूसरे की हेल्प करते हैं उनमें भी टीचर को हेल्प करनी चाहिए अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम आती है तो। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें हम शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रावधान यानी कि TLMs, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। तो इसमें देखते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या गिवन है। तो इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट गिवन है कि बहुकक्षा स्थिति में शिक्षण अधिगम सामग्री के उपयोग के क्या लाभ हैं। कि प्राथमिक कक्षाओं में विद्यार्थी अवधारणाओं को मूर्त वस्तुओं से संबंधित करके सीखते हैं, मूर्त वस्तु से संबंधित करके अवधारणाओं को सीखते हैं तथा शिक्षण अधिगम सामग्री उन्हें कठिन अवधारणाओं को समझने में मदद करती है।
तो जो प्राइमरी लेवल के बच्चे हैं वो किससे सीखते हैं, मूर्त रूप से संबंधित करके चीज़ों को सीखते हैं। तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल कैसा होना चाहिए, जो अट्रैक्टिव हो, जो बच्चे उससे जल्दी से समझ जाएं और कनेक्ट कर पाएँ। नेक्स्ट है शिक्षण अधिगम सामग्री। TLM एक बहुकक्षा शिक्षक की अनुपस्थिति में भी सभी विद्यार्थियों को थोड़े समय तक सार्थक रूप से क्रियाकलाप में संलग्न रखती है, कि अगर टीचर नहीं है फिर भी जो बहुकक्षा शिक्षण हमारा हो रहा है उसमें बच्चों को पढ़ाने के लिए हेल्प करती है टीचर की अनुपस्थिति में भी। नेक्स्ट है इसमें TLM सामूहिक अधिगम स्वअधिगम क्रियाओं का सहजीकरण करते हैं, और TLMs बहुकक्षा शिक्षक के कक्षा में अत्यधिक बोलने को कम करने में सहायता करते हैं। कि जो बहुकक्षा है हमारी उसमें क्या है कि जो TLM है वो भी हेल्प करते हैं कि बच्चे TLM से ज़्यादा सीखेंगे और टीचर को उसमें कम बोलना पड़ेगा। नेक्स्ट है इसमें समूहों में चर्चा हेतु ऐच्छिक संदर्भ का निर्माण किया जाता है। पाठ की ओर विद्यार्थियों का ध्यान इससे आकर्षित कर सकते हैं हम TLM से, और बहुकक्षा शिक्षक को अपनी शक्ति को बचाने तथा शिक्षण में थकान को कम करने में भी हेल्प मिलती है। अच्छा TLM होगा तो बच्चे उससे ज़्यादा सीखेंगे और टीचर को भी कम बोलना पड़ेगा, बच्चों को टीचर को पढ़ाने में भी इसलिए थकान कम होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, अभ्यास पुनर्बलन तथा मूल्यांकन क्रियाओं का सहजीकरण करते हैं। अब देखते हैं इस पर नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आता है अधिगम स्थिति के लिए नियोजन। तो अधिगम स्थिति के लिए क्या योजना होनी चाहिए। बहुकक्षा स्थिति में शिक्षण अधिगम हेतु योजना बनाने से पूर्व आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि कक्षा का संगठन, विद्यार्थियों का ऐच्छिक समूहन तथा अधिगम सहायक वातावरण का निर्माण करना आदि, क्योंकि बहुकक्षा की स्थिति में विषय के शिक्षण अधिगम के सहजीकरण हेतु सभी अनिवार्य आवश्यकता है। बहुकक्षा शिक्षक को अधिगम स्थितियों की योजना बनाने के लिए निम्नलिखित क्रियाओं का निष्पादन करना पड़ता है। अधिगम स्थिति के लिए क्या करना चाहिए, कक्षा में पहले योजना बनानी चाहिए, और कक्षा का संगठन कैसे होना चाहिए, उनका समूहन कैसे होना चाहिए, कक्षा का वातावरण का अच्छे से निर्माण करना चाहिए टीचर को बहुकक्षा की स्थिति में। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें, कौन सी कक्षा को बहुकक्षा शिक्षण हेतु संलग्न किया जाना है। टीचर को ये देखना चाहिए कि कौन सी कक्षाओं को एक साथ रखना है। सहजीकरण हेतु किस प्रकार के समूह की आवश्यकता है वो भी समझ के, और सामूहिक तथा मासिक पाठों की योजना बनाए जिसमें यह संकेत दिया जाए कि एक ही समय में किन विषयों को किस समूह में पढ़ाया जाएगा। और मंथली क्या बनानी चाहिए, पाठ योजना बनानी चाहिए कि किस विषय को कौन सी क्लास को पढ़ाना है, बैठने की सही व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक है, डेली लेसन प्लान बनाना चाहिए। पाठ की आवश्यकता के लिए छोटे समूहों का निर्माण करना चाहिए। पाठ के परिचय के लिए अभ्यास पुनर्बलन तथा मूल्यांकन हेतु क्रियाकलाप स्पष्ट करने चाहिए। प्रत्येक क्रियाकलाप को लगने वाले समय की मात्रा भी सुनिश्चित करनी चाहिए कि किसी भी एक्टिविटी में कितना टाइम लगने वाला है। तीव्र बच्चे पिछड़ने वाले की सहायता करते हैं, साथ ही उच्च कक्षा के बच्चे निम्न कक्षा के बच्चों की मदद करते हैं। जो बच्चे तीव्र गति से सीखते हैं वो पिछड़े हुए बच्चों की हेल्प करते हैं। प्रत्येक समूह में प्रोजेक्ट कार्य को सौंपना चाहिए। ठीक है, और आकलन के लिए मूल्यांकन करना चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें, बहुकक्षा शिक्षण हेतु अनुसूची की योजना बनाना। तो क्या योजना बनाई जानी चाहिए, 1 घंटे का समय का विवरण किस तरह होना चाहिए। शुरू के 20 मिनट क्या करना चाहिए, कक्षा 1 में शिक्षक होना चाहिए, कक्षा 2 में क्या होना चाहिए, मॉनिटर, और कक्षा 3 में भी क्या होना चाहिए, स्वाध्ययन होना चाहिए। दूसरे के 20 मिनट में क्या होना चाहिए, स्वाध्ययन होना चाहिए पहली क्लास में, सेकंड क्लास में फिर टीचर चले जाना चाहिए, और थर्ड में भी मॉनिटर, और अंतिम के 20 मिनट में पहले में मॉनिटर आना चाहिए, दूसरे में स्वाध्ययन और तीसरे में शिक्षक। इस तरह से अरेंजमेंट 1 घंटे का टीचर को करना चाहिए। नेक्स्ट है, एक ही विषय का विभिन्न कक्षाओं में शिक्षण अधिगम। 3 कक्षाओं को एक ही समय में लें, पढ़ाना आसान हो जाता है, कक्षाओं को लेना इस तरह से बेहतर होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट पॉइंट है विभिन्न कक्षाओं में विभिन्न विषयों का शिक्षण अधिगम। तो अलग अलग कक्षाओं में अलग अलग विषयों का शिक्षण अधिगम कैसे करवाना चाहिए कि कालांश के प्रारंभ में सामान्य सक्रिय बनाने की क्रिया सभी कक्षा के विद्यार्थी हेतु करवानी होगी ताकि कक्षा में अधिगम वातावरण बनाया जा सके। तो बच्चों को क्या करना चाहिए, इसमें एक्टिव करना चाहिए। उसके बाद प्रत्येक कक्षा में एक मॉनिटर चुना जाए जो उसे कक्षा में अनुशासन बनाए रखने की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है,
और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान आयोजित की जाने वाली गतिविधियों को ध्यान में रखकर प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थियों के लिए अलग बैठने की व्यवस्था की जानी चाहिए। जब एक कक्षा में शिक्षण कार्य की क्रिया की जाए तो अन्य कक्षाओं को नियोजित पाठ से संबंधित सार्थक अधिगम क्रियाओं का संलग्न किया जा सकता है। एक कक्षा में शिक्षण तथा दूसरे में अधिगम क्रियाओं को सौंपने की क्रिया साथ साथ चलती रहे। आवश्यकता अनुसार शिक्षक को कक्षाओं की गतिविधियों का क्या करना चाहिए, पर्यवेक्षण करना चाहिए और बच्चों को फीडबैक भी देना चाहिए इसमें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों की अधिगम संबंधी कठिनाइयों को दूर करना चाहिए और उन्हें सीधे शिक्षण कार्य भी कराया जा सकता है। जब 3 कक्षाओं में शिक्षण की आवश्यकता हो तो शिक्षक को एक नया पाठ एक कक्षा में पढ़ाना चाहिए और 2 अन्य कक्षाओं में क्या करना चाहिए, प्रैक्टिस वर्क देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट आता है एक कक्षा शिक्षण तथा बहुकक्षा शिक्षण की स्थितियों में क्या अंतर होता है। तो क्या अंतर होता है, अगर एक कक्षा होगी तो एक कक्षा के लिए एक ही टीचर चाहिए होगा और बहुत सी कक्षाओं के लिए भी एक ही टीचर। प्रत्येक कक्षा है तो एक कक्ष होता है और इसमें एक से अधिक कक्षाओं के लिए एक कक्ष में समाहित किया जाता है। ठीक है, बच्चों के बीच सहयोग तथा अंतःक्रिया कम होती है, इसमें अधिक होती है। बच्चों के अनुभवों की भिन्नता एक समूह के भीतर ही सीमित रहती है, अतः केवल सीमित अनुभवों का आदान प्रदान होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें सभी बच्चे एक साथ बैठते तो असीमित अनुभवों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। बच्चों की भावना होती है कि शिक्षक किसी भी समय उनकी सहायता करेगा, तो यहाँ पर अवसर है कि समस्या आने पर शिक्षक सहायता ले सकते हैं। परिणाम स्वरूप शिक्षक निर्भरता सिंड्रोम विकसित हो जाता है और यहाँ पर ये क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अधिकांशतः स्थिति कैसी होती है, औपचारिक, और यहाँ पर कैसी होती है, बहु कक्षा में अनौपचारिक। इसमें क्या होता है कि कक्षा के 3 स्तर होते हैं, औसत से ऊपर, औसत तथा औसत के नीचे। और इसमें क्या होता है कि इसमें सभी बच्चे अपने आप को एक ही कक्षा के समूह में महसूस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें। उच्च आयु वर्ग कक्षा के बच्चों तथा निम्न आयु वर्ग कक्षा के बच्चों के बीच मित्रता के अवसर नहीं होते और यहाँ पे मित्रता के अवसर क्या हैं, अधिक होते हैं। स्तर के अनुसार समूहन पर अधिक बल दिया जाता है और यहाँ पर सामाजिक समूहन पर अधिक बल दिया जाता है। शिक्षक कक्षा में हर उपस्थिति रहने के लिए प्रतिबद्ध पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर संरचनात्मक अधिगम होता है। और यहाँ पर कैसा अधिगम होता है, तो यहाँ पर कैसा अधिगम होता है, सेल्फ लर्निंग वाला अधिगम यहाँ पर होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है बहुस्तरीय स्थिति। इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखते हैं। एक कक्षा में विभिन्न योग्यता स्तर वाले विद्यार्थी उच्च, औसत तथा निम्न का होना बहु स्तर की स्थिति कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, इसके उदाहरण को समझो कि बहु योग्यता स्तर की स्थिति में एक शिक्षक 3 योग्यताओं समूह उच्च, औसत और निम्न वाली कक्षा को लेता है। उसमें औसत बच्चों विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर अपनी पाठ्य योजना बनाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट आता है, एक कक्षा में 30-40 विद्यार्थी होते हैं। आप उन्हें कम से कम 3 समूह स्तरों में उनकी अधिगम योग्यता के आधार पर विभाजित कर सकते हैं। आप सभी तीव्र विद्यार्थियों को एक समूह में रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। बहुस्तरीय स्थिति के मुद्दे। एक कक्षा में अधिक संख्या में विद्यार्थी औसत अधिगम योग्यता वाले तथा इसकी तुलना में कम विद्यार्थी उच्च तथा निम्न योग्यता वाले होते हैं। साधारणतः सभी अधिगम क्रियाओं का नियोजन तथा क्रियान्वयन और प्रदत्त पाठ्य वस्तु संबंधी निर्देशन औसत विद्यार्थियों की योग्यता को ध्यान में रखकर किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। अधिगम दक्षताओं में पारंगतता अर्जित करने हेतु विद्यार्थियों की योग्यता समग्र आकलन के आधार पर शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों के समूहन में उनकी गति के अनुसार सीखने में सहायता नहीं मिलती है, क्योंकि उच्च योग्यता समूह के विद्यार्थी उन समूह की शिक्षण अधिगम क्रियाओं में सहभागिता हेतु सहजता महसूस नहीं करते हैं। बहुकक्षा स्थिति में सामान्य पाठ्य पुस्तकों का निर्देशन केंद्र मानकर उनको उपयोग करने से विभिन्न अधिगम स्तरों के विद्यार्थियों को लाभ नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि किताब से ही उन्हें पढ़ाया जाता है तो विद्यार्थियों को इससे लाभ नहीं मिल पाता है। बहुकक्षा शिक्षक के लिए विभिन्न कक्षाओं को विभिन्न स्तरों के विद्यार्थियों की अधिगम आवश्यकताओं का साथ साथ ध्यान में रखना निश्चित रूप से क्या है, कठिन कार्य है। एक बहुकक्षा स्थिति हेतु पर्याप्त मात्रा में उपयुक्त शिक्षण अधिगम सामग्री तथा संसाधन सामग्री
तैयार करना निस्संदेह एक शिक्षक के लिए कैसा है, भारी कार्य है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें हम। नेक्स्ट पॉइंट है विषमांग समूहन प्रक्रिया। तो इसमें बहुस्तरीय स्थिति शिक्षण अधिगम क्रियाओं के लिए क्रियान्वयन हेतु प्रबंधन में विषमांग या मिश्रित योग्यता की प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। ठीक है, जैसे हमने अभी पीछे भी पढ़ा था इस बारे में कि किस तरह के बच्चों के ग्रुप बनाए जाने चाहिए। नेक्स्ट है सामूहिक तथा व्यक्तिगत अधिगम द्वारा अधिगम दक्षताओं में पारंगतता हासिल करना। कि बहुकक्षा तथा बहुस्तरीय शिक्षण का सबसे बड़ा मुद्दा है कि व्यक्तिगत विद्यार्थियों की अधिगम दक्षताओं में अपनी स्वयं की गति के अनुसार पारंगतता अर्जित करने हेतु किस प्रकार की सहायता दी जाए। संबंध में ऋषि वैली इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल रिसोर्स आंध्र प्रदेश ने सन 1993 में एक नवाचार अध्ययन का विकास किया जो ऋषि वैली अप्रोच के नाम से प्रसिद्ध है। इस अप्रोच की महत्वता यह है कि विद्यार्थियों को सामूहिक तथा व्यक्तिगत दोनों अधिगम द्वारा अधिगम दक्षताओं में पारंगतता अर्जित करने के लिए योग्य बनाने हेतु क्रियाकलाप डिज़ाइन करने चाहिए। तो जो व्यक्तिगत विद्यार्थियों को बहु कक्षा में पढ़ाया जाता है उसके लिए टीचर को क्या है कि अलग अलग क्रियाकलाप करने चाहिए। और ये जो 1993 में आंध्र प्रदेश में जो है ऋषि वैली इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल रिसोर्स, उन्होंने भी अपने अध्ययन का विकास करने के लिए इस अप्रोच का यूज़ किया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। सर्वप्रथम प्रत्येक कक्षा के लिए प्रत्येक विषय में प्रदत्त अधिगम दक्षताओं की सूची की जाती है और उसका फिर क्या किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है क्रम से। क्रमानुसार व्यवस्थित दक्षताओं में से प्रत्येक को एक मील का पत्थर समझा जाता है। एक दक्षता को अर्जित कर लेने पर विद्यार्थी उस माइलस्टोन पर पहुंच जाता है तथा अगले माइलस्टोन की ओर अगली दक्षता अर्जित करने हेतु आगे बढ़ता है। तो बच्चों के लिए क्या बनाया जाता है, स्टेजेस बना दी जाती है कि ये वाली पार करके आप सेकंड स्टेज में पहुंचेंगे, फर्स्ट पार करके तो एक स्टेज पार होगी तो एक माइलस्टोन उन्होंने पार कर लिया। इसी तरह नेक्स्ट बनाते जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि सभी दक्षताएं या माइलस्टोन जो एक विशेष क्रम में व्यवस्थित की गई हैं मिलकर एक ही कक्षा के विषय में एक अधिगम सततता बनाती हैं। ठीक है, इससे लर्निंग क्या रहती है, उनकी कंटिन्यू रहती है। नेक्स्ट है कि एक माइलस्टोन से दूसरे माइलस्टोन तक की गतिविधियों की क्रमबद्ध व्यवस्था अधिगम श्रेणी या लर्निंग लैडर कहलाती है। कि जो बच्चे इससे सीखते हैं वही क्या बन जाती है, उनकी अधिगम लैडर बन जाती है। तो ये यूनिट हमारी यहाँ पर फिनिश हो गई है। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए।